तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उस एपिसोड में हम वांग को बिल्कुल एक नए लुक में देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बैड ऐसा होने वाला है। तो जैसा कि अब तक क्या हमने देखा था, वांग को तियान युनजी नाम का एक बंदा मिला था जो कि स्पेस में रह रहा था। उसने यहाँ पर वांग को ऑफर दिया था कि अगर वो सुजाकु प्लैनेट से बाहर निकलने के बाद उसका डिसाइपल बनने के लिए तैयार होता है तो वो हर एक वो चीज अचीव करने में वांग की मदद करेगा जिसे अचीव करना वांग चाहता है। इसके बाद वांग ने डिसाइड किया था कि वो लाइफ और डेथ का ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाने की कोशिश करेगा जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वांग ने ठान लिया था तो वो कैसे भी करके अब उसे बनाकर रहना ही चाहता है ताकि उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे रीच कर सके। उसी के साथ साथ वांग को ये भी पता चला था कि अचानक से पूरे गाँव का मौसम बदल गया है, ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस ठंडी के अंदर किसी तरह का इविल और अभी जो है वो इस पूरे गाँव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर प्रीव्यू के हिसाब से वांग ने जैसे ही आसमान में लगा हुआ फॉर्मेशन का जो रिस्ट्रिक्शन था उसे तोड़ा था, वहां पर एक बीस्ट आ चुका था। उस बीस्ट को देखकर वांग को पता चलता है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का और बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला बीस्ट है। ये बीस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे गांव के अंदर जितनी भी बर्फ वगैरह गिर रही है उनकी पावर को काफी ज्यादा एक्सट्रीम तक के ले जा रहा है। अगर जल्दी इस बीस्ट को यहाँ पर नहीं रोका गया तो ये बहुत ही जल्द यहाँ पर पूरे गाँव को बर्फ में ही दबा कर खत्म कर देगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा इस गाँव के अंदर जो यहाँ पर बच सके। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर इस बीस्ट को यहाँ पर किसने और क्यों लगाया होगा, किसकी इतनी गहरी दुश्मनी हो सकती है इस गांव से जो यहाँ पर इस गांव को बर्बाद करना चाहता है। वांग को भी यहाँ पर इस चीज से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो बिला वजह किसी मैटर में नहीं पड़ना चाहता है। उसे जल्द से जल्द इस गाँव से बाहर निकलना है तो वो शांति से यहाँ पर रहना चाह रहा था। इस वजह से वांग वहाँ से रिटर्न अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो दोबारा से वहाँ पर उन्हीं लकड़ियों से मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही मूर्तियां बनाते हुए जब कुछ दिन गुजरे थे तो कुछ दिन बाद उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और उसके बाद दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि वू टाई ही आया था। वांग उसे देखकर पहचान लेता है कि अरे ये तो वही वू टाई है जो कुछ दिन पहले आया था। वो उसे कमरे के अंदर आने देता है, जहाँ पर आने के बाद वू टाई शराब वगैरह पीने लग गया था। शराब पीते हुए वो यहाँ पर वांग से कह रहा था कि तुमने इन सालों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, ऐसा लग रहा है कि तुम बस कुछ ही कदम दूर हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच करने में। वांग वहाँ पर कहता है देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ना ये बात करने तो नहीं आए होगे, तो फटाफट से मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा आने का क्या मकसद है। वू टाई कहता है अरे वाह तुम तो बहुत आसानी से पहचान गए। वो उससे कहता है तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर जो ठंडी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी तरह का बीस्ट है जो इस गांव को ठंडी के साथ ही दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है ताकि ये पूरे गांव को खत्म कर सके। तुम्हें पता है ये काम कौन कर रहा है? ये जो पूरी कंट्री है वो 4 अलायंस की कंट्री है। इस कंट्री के ऊपर 4 जो सेक्ट है उन सभी का आपस में मिलकर कंट्रोल होता है, लेकिन हम चारों की एक दुश्मन कंट्री है जिसने ही उस बीस्ट को यहाँ पर भेजा है ताकि वो यहाँ के इस कंट्री को बर्बाद कर सके। हमारी कंट्री जो है उसका भी लेवल 4 है और जो हमारी दुश्मन कंट्री जिसने उस बीस्ट को यहाँ पर भेजा है उसका भी लेवल 4 है। वो लोग यहाँ पर ना हमारी इस कंट्री को बर्बाद करना चाहते हैं। चारों के चारों जो सेक्ट है वहाँ के पावरफुल एल्डर को भेजा गया ताकि वो लोग जाकर उस बीस्ट को रोक सके, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को रोक सके। उस बीस्ट ने सभी को वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आने के बाद ना तुम्हें एक छोटा सा ऑफर दूं कि तुम हमारे जो ये यहाँ पर 4 सेक्ट हैं उनका साथ दो और हमारा साथ देते हुए हमारी दुश्मन कंट्री के साथ फाइट करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि अगर तुमने साथ दिया ना तो हम बड़ी आसानी से उस दुश्मन को यहाँ से खदेड़ कर भगा सकते हैं जो इस पूरे के पूरे कंट्री को बर्बाद करना चाहता है। तो बताओ कैसा लगा ये ऑफर तुम्हें? इसके बदले अगर तुम कोई टेक्निक वगैरह मांगोगे या फिर कोई और अच्छी चीज मांगोगे तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वांग कहता है देखो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी नेट्स एंड सोल लेवल का एक मामूली सा कल्टिवेटर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कुछ खास ज्यादा कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से रिटर्न चली जाना चाहिए। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन वू टाई उसे काफी ज्यादा जिद कर रहा था कि प्लीज यार मेरी यहाँ पर बात मान लो। इन सभी की ऐसे ही बातें चल रही होती है तो वांग वहाँ पर कह देता है ठीक है मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दिन के अंदर बता दूंगा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता भी हूँ या फिर नहीं। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू में तो वो सीन नहीं दिखाया गया, लेकिन नॉवेल के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाली है। ऐसे ही बात करने के दौरान 4 बंदे आएंगे जो सभी नेट्स और सोल लेवल के पीक पर होंगे। वो यहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए आएंगे, लेकिन वांग उन्हें कुत्ते की तरह बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा। ये कहते हुए वो उन्हें मारेगा कि मैं 30 सालों से किसी की जान नहीं लिया था तो मेरा बहुत मन कर रहा था किसी की जान लेने का, इसी वजह से मैं तुम चारों को मारूंगा। वो इतना घिनौने तरीके से उन्हें मारेगा, किसी का सर फाड़ देगा, किसी का सीधा सीधा खड़े खड़े चीर। लेकिन अब ये चीज नॉवल में तो दिखाई गई है, उम्मीद है कि ये डांगुआ वाले लोग इस चीज को कट ना कर दें। इसके बाद जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी तो कंट्री का जो किंग
था उसने सभी गांव वालों को ऑर्डर दिया था कि उन्हें बर्फ को हटाना है। ये काम डालियों के भी सर पर आया होता है। उसे भी यहाँ पर बर्फ को हटाने का काम मिला था, लेकिन बर्फ को हटाते दौरान उसे उसकी वाइफ कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है कि उसकी वाइफ कहाँ चली गई होगी। वो उसे ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इस तूफान में वो कहीं खो चुकी थी। और यार ये डालियो बिल्कुल एकदम सीतूनाथ जैसा ही लगता है, जो कि वांग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है। मैं आपको साइड बाय साइड दोनों को दिखा देता हूँ और आप ही बताना कि ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों मेले में बिछड़े हुए पुराने भाई थे जो दोनों दोबारा मिल चुके हैं। बिल्कुल एकदम सेम लगते हैं ये दोनों का चेहरा, दोनों का हेयर स्टाइल काफी हद तक के सेम ही है। इसके बाद अगले सीन में ओल्ड मैन जो होता है वो वांग के पास आता है। वांग वहाँ पर आने के बाद उससे वही फर्नेस के बारे में पूछ रहा था जो मिस्टर जू ने उसे बताया था। उस फर्नेस का नाम सुनते साथ ही ओल्ड मैन एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो वांग से कह रहा था तुम्हें पता भी है वो फर्नेस ना कोई मामूली चीज नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। उस फर्नेस के जरिए ना तुम इमॉर्टल रैल्म के अंदर जा सकते हो। तुम्हें फर्नेस उसे नहीं समझना चाहिए, तुम उसे एक चाबी की तरह समझ सकते हो जो चाबी तुम्हें इमॉर्टल रैल्म के अंदर ले जाएगी। और जिस फर्नेस की बात कर रहे हो ना तुम, उसके अंदर ना रेन एलिमेंट की पावर है। इसी तरह से 4 और फर्नेस होते हैं जिनके अंदर अलग अलग एलिमेंट की पावर होती है। हमारा जो ये सुजाकू प्लैनेट है ना उसके सबसे नजदीक में जो आता है वो रेन एलिमेंट वाला ही इमॉर्टल रैल्म आता है। तो इसलिए इस सुजाकू प्लैनेट के अंदर तुम्हें रेन वाला वो फर्नेस दिखाई दिया। अगर तुम्हारे पास वो फर्नेस आ जाए ना तो तुम उस फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए उसे इमॉर्टल रैल्म के अंदर जा सकते हो जहाँ पर बिल्कुल प्योर तरह की एनर्जी है। तुम एक बार वहाँ पर चले गए ना तो उसके बाद तुम्हारा ब्रेक थ्रू करना आसान हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का और ख्याल रखना है कि वो इमॉर्टल रैल्म जो जगह है वो कोई मामूली जगह नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। लेकिन वहाँ की एक और ये भी खासियत है कि वो जगह हर एक पावरफुल कल्टीवेटर के लिए अलग तरीके से होती है। जैसे कि अगर कोई बंदा हो जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का हो और वो उसके बाद इमॉर्टल रैल्म के अंदर गया तो वो जगह उसके लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और अगर कोई लो लेवल का कल्टीवेटर है और वो उस इमॉर्टल रैल्म के अंदर जाए तो उसके कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ही खतरे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी कमजोर लेवल के बंदे को एकदम टॉप लेवल का खतरा दे दिया गया हो, ऐसा नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से ही खतरे मिलेंगे, लेकिन वो खतरे भी कोई मामूली नहीं होंगे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। पर अगर तुम वहां पर चले गए ना तो वो जगह तुम्हें तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। जो सुनकर वांग एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि क्या सच में ये फर्नेस मुझे उसी इमॉर्टल रैल्म के अंदर ले जाएगा। ये तो कमाल की बात है। इसलिए अब तो मैं वहां पर जाकर ही रहूंगा ताकि मैं खुद का ब्रेक थ्रू कर सकूं। प्रीव्यू के अगले सीन में हमें ये भी दिखाया गया है कि वांग के हाथों में वो फर्नेस आ चुका है। ये नहीं बताया गया कि किस तरह से वांग ने उस फर्नेस को हासिल किया। ये चीज एपिसोड में क्लियर तरीके से दिखाई जाएगी। उसके बाद वांग जो होता है उस फर्नेस की पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वांग के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। हो सकता है कि इसके बाद अब वांग यहाँ से उसे इमॉर्टल रैल्म के अंदर चला जाए जहाँ पर ये फर्नेस उसे ले जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम वांग को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही बैडएस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच कर चुका है। उसकी आंखें इतनी ज्यादा चमक रही होती है, वो एकदम ज्यादा गुस्से में था। उसका पूरा लुक चेंज हो गया होता है, एकदम हट्टा कट्टा वो जवान लग रहा था। और उसने किस तरह का व्हाइट कपड़ा पहना होता है जो कि उसके ऊपर बिल्कुल सूट भी कर रहा था। चारों तरफ बर्फ गिर रही थी और बर्फ के अंदर बिल्कुल व्हाइट कपड़ा पहनकर एकदम गुस्से के साथ वहां पर खड़ा होता है वांग। जिसके बाद वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से चला जाता है। एपिसोड में हमें क्लियर तरीके से दिखाया जाएगा कि वांग ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया है तो उसने किस तरह से किया। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल ही एकदम ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।